हेलो कमांडोस, वेलकम टू बायोमेट्रिक्स क्लासेस ऑनलाइन। और हम लोग बात करेंगे एमपीक्यू रिलेटेड विद द एनवायरमेंटल केमिस्ट्री, रिलेटेड विद द डिटेक्शन एंड प्यूरिफिकेशन। तो प्यूरिफिकेशन, डिटेक्शन और एनवायरमेंटल केमिस्ट्री से रिलेटेड एमपीक्यूज के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। क्या क्या क्वेश्चंस मैंने इसमें लिए हैं, क्या क्या चीजें ध्यान रखनी है, इस टॉपिक पे बात करते हैं। चलिए, लिस्ट 1 और 2 को मैच करना है। तो सल्फर डाइऑक्साइड प्लस ऑक्सीजन, मतलब प्राइमरी पॉल्यूटेंट से सेकेंडरी पॉल्यूटेंट का बनना, प्राइमरी पॉल्यूटेंट से सेकेंडरी पॉल्यूटेंट का बनना। तो ए किसके साथ मैच करेगा, उसको सर्च आउट करना है। तो ए मैच करेगा फोर्थ वन के साथ। किसके साथ मैच करेगा? फोर्थ वन के साथ। ये प्रोसेस कहां होगा? एटमॉस्फेयर में होगा। तो यहां से ट्रोपोस्फियर में आ जाएगा ये, है ना। HOCl और ये क्लोरीन बना रहा है। तो क्लोरीन किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? ओजोन लेयर के डिप्लीशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। क्लोरीन किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? ओजोन लेयर के डिप्लीशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो बी किसके साथ मिलेगा? 3 के साथ मिलेगा। अब सी को ढूंढते हैं। सल्फ्यूरिक एसिड है तो नेचुरली एसिड रेन के साथ मैच कर जाएगा। और डी किसके साथ मैच करेगा? NO2, NO बनाएगा, फिर नेसेंट ऑक्सीजन निकालेगा। तो नाइट्रोजन ऑक्साइड के बनने से स्मोक का फॉर्मेशन, NO के बनने से PAN के साथ स्मोक, PAN बना था जो कि स्मोक के फॉर्मेशन में काम करता है। तो डी किसके साथ मैच करेगा? 2 के साथ मैच करेगा। डी किसके साथ मैच करेगा? 2 के साथ मैच करेगा। तो ऑप्शन जो करेक्ट आंसर होगा इस क्वेश्चन का वो है डी। फर्स्ट 4th के साथ, फर्स्ट 4 के साथ, डी 3 के साथ, सी 1 के साथ और डी 2 के साथ, डी 2 के साथ। तो डी इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। Among the following, which one is not a greenhouse gas? इनमें से कौन सा ग्रीन हाउस गैस नहीं है? इनमें से कौन सा ग्रीन हाउस गैस नहीं है? तो आंसर होगा इसका ग्रीन हाउस गैस नहीं है का सल्फर डाइऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड ग्रीन हाउस गैस नहीं है। ओजोन भी कंडीशनली ग्रीन हाउस गैस रहता है। ओजोन भी कंडीशनली ग्रीन हाउस गैस रहता है, ये ध्यान रखना है। नाइट्रोजन इज नॉट अ पोल्यूटेंट, नॉट अ पोल्यूटेंट। कौन सा प्रदूषक नाइट्रोजन का ऑक्साइड नहीं है? तो देखो, नाइट्रस ऑक्साइड N2O नेचुरली एटमॉस्फेयर में बनता है, नेचुरली एटमॉस्फेयर में बनता है। NO और NO2 जो है वो व्हीकल्स के अंदर जब नाइट्रोजन और ऑक्सीजन कंबाइंड होते हैं तब NO और NO2 प्रोड्यूस करते हैं, लेकिन N2O5 जो है वो प्रोड्यूस नहीं होता। तो विच ऑफ ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन इज नॉट अ कॉमन पॉल्यूटेंट इंट्रोड्यूस इन द एटमोस्फियरिक बोथ ड्यू टू नेचुरल एंड ह्यूमन एक्टिविटी? इसका करेक्ट आंसर है नाइट्रोजन पेंटॉक्साइड N2O5। Which one of the following is not a common component of photochemical smoke? Photochemical smoke का कॉमन कंटेंट नहीं है। तो ओजोन तो O2 और O में स्प्लिट होता है, हो करके यहां पे कंबाइन करता है। एक्रोलाइन भी यहां पे, एक्रोलीन भी यहां पे, एक्रोलीन को एक्रोनाल्डिहाइड भी कहते हैं। तो एक्रोलीन भी इस फिनोमिना में, PAN के फिनोमिना में बनने में पार्टिसिपेट करता है। और परऑक्सी एसिटाइल नाइट्रेट भी इस फिनोमिना में पार्टिसिपेट करता है। परऑक्सी एसिटाइल नाइट्रेट भी इस फिनोमिना में पार्टिसिपेट करता है। लेकिन CFC
क्लोरोफ्लोरोकार्बन का कोई रोल स्मोक के फॉर्मेशन में नहीं है। स्मोक के फॉर्मेशन में CFC का कोई रोल नहीं है। CFC का कोई रोल स्मोक के फॉर्मेशन में नहीं है, ये ध्यान रखना है। तो CFC इज नॉट इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ स्मोक। Liquefied gas that is used in dry cleaning along with suitable detergent। तो कौन सा लिक्विफाइड गैस होता है जो डिटर्जेंट के साथ क्लीनिंग एक्शन में इन्वॉल्व होता है, उसके बारे में पूछा है। एंड दैट गैस इज कार्बन डाइऑक्साइड। कौन सी गैस होती है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है। The liquefied gas that is used in dry cleaning along with suitable detergent is carbon dioxide, CO2 is CO2। तो कौन सी गैस इन्वॉल्व होती है? कार्बन डाइऑक्साइड। कॉमनली चीजें इन सब इंफॉर्मेटरी हैं। Which one of the following is sink for carbon monoxide? Which one of the following is sink for carbon monoxide? कार्बन मोनोऑक्साइड का सिंक क्या है? तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट इन सॉइल। माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट इन सॉइल। कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो कार्बन मोनोऑक्साइड को अब्सॉर्ब करके रखते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट इन सॉइल। रोस्टिंग ऑफ सल्फाइड। तो देखो किसी भी सल्फाइड का आप अगर रोस्टिंग करोगे, जैसे Cu2S है, आप इसको रोस्ट करोगे मतलब ऑक्सीजन के साथ हीट करोगे तो क्या बनाएगा? CuO प्लस सल्फर डाइऑक्साइड गैस। रोस्टिंग कॉमनली सल्फाइडोर्स के लिए करते हैं, तो कौन सा कंटेंट बनाएगा? वो सल्फर डाइऑक्साइड गैस बनाएगा। and it is responsible for the formation of acid rain। SO2 ऑक्सीजन के साथ SO3 बनाएगा और वाटर वेपर्स के साथ मिल करके क्या बना देगा? H2SO4 बना देगा। एंड विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर acid rain। The most suitable method for separation of 1:1 mixture of ortho and para nitrophenol। तो देखो ऑर्थो नाइट्रोफेनॉल ये कंपाउंड है, ऑर्थो नाइट्रोफेनॉल। कौन सा हाइड्रोजन बॉन्डिंग? इंट्रा मोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इंट्रा मोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और कैसा नेचर होता है इसका? वॉलेटाइल इन नेचर। वॉलेटाइल इन नेचर। जबकि पैरानाइट्रोफेनॉल कैसा होता है? पैरानाइट्रोफेनॉल इंटर मोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और कॉमनली कैसा रहता है? नॉन वॉलेटाइल इन नेचर। जैसे ऑयल और वाटर। ऑयल और वाटर एक इमिसिबल लेकिन एक वॉलेटाइल, हाईली वॉलेटाइल और एक लास्ट वॉलेटाइल। तो इस टाइप के लिक्विड को प्यूरिफाई करने के लिए हम कौन सा मेथड यूज करते हैं? इस टाइप के ऑर्गेनिक लिक्विड को प्यूरिफाई करने के लिए हम मेथड यूज करते हैं स्टीम डिस्टिलेशन। ऑर्थो नाइट्रोफेनॉल और पैरा नाइट्रोफेनॉल। ऑर्थो नाइट्रोफेनॉल और पैरा नाइट्रोफेनॉल को सेपरेट करने के लिए हम कौन सा टेक्निक यूज करते हैं? स्टीम डिस्टिलेशन का
टेक्निक यूज करते हैं, स्टीम डिस्टिलेशन का टेक्निक यूज करते हैं। ऑर्थो पैरा नाइट्रोफिनॉल को सेपरेट करने के लिए स्टीम डिस्टिलेशन का टेक्निक यूज करते हैं। तो ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल स्टीम वोलाटाइल होता है, इसलिए इन दोनों लिक्विड्स को प्यूरिफाई करने के लिए हम स्टीम डिस्टिलेशन का टेक्निक यूज करते हैं। अब क्या चीज आ रही है, टू कंपाउंड्स 1 and 2 आर इल्यूटेड बाय कॉलम क्रोमेटोग्राफी। दो कंपाउंड हैं ए और बी, जिसको हमने कहां से सेपरेट करना है, कॉलम क्रोमेटोग्राफी से, जिसके अंदर हम हार्ड इमूवेबल सिलिका, मैग्नीशिया या एल्यूमिना जेल भरते हैं। ये कैसा होता है, इमूवेबल होता है, क्योंकि ये सॉलिड हो जाता है। अब आगे क्या कह रहे हैं, एब्जॉर्प्शन ऑफ फर्स्ट एंड सेकेंड। फर्स्ट का एब्जॉर्प्शन ऑफ फर्स्ट कैसा है, ग्रेटर है। तो क्या होगा, जैसे मान लो ये फर्स्ट आया और पूरा का पूरा एब्जॉर्ब हो गया, फर्स्ट आया और पूरा का पूरा एब्जॉर्ब हो गया, तो सेकेंड कहां तक जाएगा, थोड़ा आगे तक जाएगा। सेकेंड कहां तक जाएगा, थोड़ा आगे तक जाएगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट स्टेटमेंट। अब इसके लिए क्या करेक्ट स्टेटमेंट है, जो गिवन है उसमें से हमको सर्च करना है। और आरएफ क्या होता है, डिस्टेंस ट्रेवल बाय एड्जॉर्बेट बाय डिस्टेंस ट्रेवल बाय सॉल्वेंट। ठीक है, तो यहां पे मतलब जो सेकंड सब्सटेंस है वो ज्यादा दूर तक जा पाएगा, सेकंड सब्सटेंस ज्यादा दूर तक जा पाएगा, सेकंड ज्यादा दूर तक जा पाएगा, ऊपर का वैल्यू बड़ा होगा उसके लिए, मतलब तो आंसर भी उसके लिए क्या होगा, बड़ा होगा फर्स्ट से। अब मैच करते हैं। देखो तो क्या काम है, मैंने सेकंड जो है वो ज्यादा दूर तक जा पाएगा क्योंकि वो लेस रेट से एब्जॉर्ब हो रहा है, और उसके लिए डिस्टेंस ऊपर वाली वैल्यू बड़ी है एज कंपेयर टू छोटी वाली वैल्यू, तो उसके लिए आरएफ की वैल्यू भी बड़ी आएगी। तो सेकंड मूव फास्टर एंड हैज आरएफ वैल्यू इज ग्रेटर देन 1, हैज आरएफ वैल्यू इज ग्रेटर देन 1, ये इसका करेक्ट आंसर आएगा, क्योंकि फर्स्ट के एब्जॉर्प्शन का रेट फास्टर है तो वो शुरू में ही एकदम से रुक जाएगा, और जिसके लिए सब्सटेंस ज्यादा दूरी चलेगा उसका आरएफ वैल्यू बड़ा भी आएगा। नाइट्रोजन डिटेक्शन तो कैसे बताया था मैंने आपको, ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेनिंग नाइट्रोजन में सबसे पहले हम क्या डालते हैं, सोडियम एक्सट्रैक्ट, सोडियम एक्सट्रैक्ट डालते हैं, जिसको हम लैसेग्नेज एक्सट्रैक्ट भी कहते हैं। उसके बाद FeCl2 डालते हैं थोड़ा सा, और सल्फ्यूरिक एसिड FeCl2 के साथ पहले बॉईल करते हैं, FeSO4 के साथ FeCl2 के साथ बॉईल करते हैं। उसके बाद उस मिक्सचर को हम ठंडा करते हैं, ठंडा करने के बाद थोड़ा फेरिक क्लोराइड, और फेरिक क्लोराइड के साथ साथ 1 to 2 ड्रॉप फेरिक क्लोराइड एंड 1 to 2 ड्रॉप सल्फ्यूरिक एसिड डालते हैं, तो डार्क ब्लू कलर आता है, डार्क ब्लू कलर आता है किस कंपाउंड के बनने के कारण, Fe4 FeCN
होल 6 होल थ्राइस, फेरी फेरो साइनाइड, फेरी फेरो साइनाइड किस कंपाउंड के बनने के कारण? फेरी फेरो साइनाइड। और इस कंपाउंड को हम और क्या कहते हैं? टर्न बुल्स ब्लू और प्रशियन ब्लू, टर्न बुल्स ब्लू और प्रशियन ब्लू। और ये फर्स्ट डिस्कवर्ड कॉम्प्लेक्स कंपाउंड भी था, ये भी ध्यान रखना है। तो Fe4 FeCN होल 6 होल थ्राइस, बी इज द आंसर। अब क्या है? अ गैसियस हाइड्रोकार्बन gives upon combustion a 0.72 gram of water and 3.08 gram of carbon dioxide. तो पहले इनके मोल्स निकालो, किसके कितने मोल्स हैं। मोल्स ऑफ वाटर, ये ध्यान रखना वाटर H2O के फॉर्म में रहेगा जबकि CO2 में एक ही कार्बन है। तो 0.72 बाय 18, 18 चौका 72, 0.04। और मोल्स ऑफ CO2 कितना है? 3.08 बाय 44, 7 पॉइंट समथिंग, 7 टाइम्स जाएगा लगभग। .07। अब ऐसा ध्यान रखो CO2 प्लस वाटर ऐसे रहता है, ये 2 टाइम्स होता है हाइड्रोजन, और कार्बन कितने टाइम्स है? 1 टाइम्स। तो अगर C7 है तो H कितना होगा? 8 होगा। H कितना होगा? 8 होगा। 4 तो आ ही रहे हैं उसके 4 मोल्स, लेकिन हाइड्रोजन हमेशा किस फॉर्मेट में रहता है? H2 के फॉर्म में रहता है। तो क्या होगा उसका? 2 टाइम्स हो जाएगा। इतनी सी बात ध्यान रखनी है। तो C7H8 A is the answer for this question. ग्लिसरीन कैन बी प्यूरिफाइड बाय, डायरेक्टली कई बार ये क्वेश्चन आ चुका है। ग्लिसरीन को प्यूरिफिकेशन के लिए क्या यूज करते हैं? ग्लिसरीन इज प्यूरिफाइड बाय वैक्यूम डिस्टलेशन, वैक्यूम डिस्टलेशन और डिस्टलेशन अंडर रिड्यूस्ड प्रेशर, इसी का नाम है रिड्यूस्ड प्रेशर। वो ऑर्गेनिक लिक्विड जिनके बॉइलिंग पॉइंट्स हायर होते हैं, वो ऑर्गेनिक लिक्विड जिनके बॉइलिंग पॉइंट्स हायर होते हैं, लेकिन वो अपने बॉइलिंग पॉइंट पर पहुंचने से पहले डिकम्पोज होने लगते हैं। वो अपने बॉइलिंग पॉइंट से बॉइलिंग पॉइंट पर पहुंचने से पहले डिकम्पोज होने लगते हैं। उनके लिए कौन सी टेक्निक यूज करते हैं? तो डिस्टिलेशन अंडर रिड्यूस्ड प्रेशर और वैक्यूम डिस्टिलेशन। फिर से उसी टाइप का क्वेश्चन है, कॉलम्स को मैच करना है। ऑर्थोनाइट्रोफेनॉल और पैरानाइट्रोफेनॉल को मैंने आपको बताया था। पहले बी से ही शुरू करते हैं। बी किसके पास जाएगा? स्टीम डिस्टिलेशन, मतलब बी किसके पास जाएगा? 1 के पास जाएगा। बी किसके पास जाएगा? 1 के पास जाएगा। बेंजोइक
एसिड और बेंजल्डिहाइड, बेंजोइक एसिड और बेंजल्डिहाइड, सॉलिड है दोनों। क्रूड, तो क्रूड जाता है, क्रूड किसके साथ जाएगा? फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के साथ। पेट्रोलियम किसके पास जाता है? फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के पास जाता है। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से प्यूरिफाइड होता है। ईथर प्लस टॉलुइन, एक वॉलेटाइल और एक, मतलब दोनों के बॉइलिंग का डिफरेंस बहुत ज्यादा है, दोनों के बॉइलिंग का डिफरेंस बहुत ज्यादा है। ईथर वॉलेटाइल कंपोनेंट्स होते हैं, कॉमनली गैस स्टेट में मिलते हैं। तो सिंपल डिस्टिलेशन पे जाएगा ए, मतलब सेकंड पे जाएगा ए, सेकंड के साथ जाएगा। तो अब सी के लिए क्या बच गया? बेंजोइक एसिड और बेंजल्डिहाइड, बेंजोइक एसिड और बेंजल्डिहाइड। सब्लिमेशन 4 से मैच करेगा। किससे मैच करेगा? 4 से मैच करेगा। बेंजोइक एसिड, कैम्फर, नैप्थलीन, बेंजोइक एसिड, कैम्फर, नैप्थलीन, इंडिगो, ये सब सब्लिमेशन से प्यूरिफाई होते हैं। तो अब कौन किसके साथ मैच कर रहा है? ऑप्शन चेक करिए। फर्स्ट ए मैच कर रहा है सेकंड के साथ, ए को सेकंड में 2 ऑप्शन पे मैच किया है। बी मैच कर रहा है फर्स्ट के साथ, ए सेकंड के साथ और बी फर्स्ट के साथ। तो सी इज द आंसर। अगला क्वेश्चन, distillation under reduced pressure is generally used to purify those organic liquid which having higher boiling point and decompose below boiling points। higher boiling point और जो अपने boiling point से कम टेम्परेचर पर डिकम्पोज होने लगते हैं, have higher boiling point and which decompose below their boiling point। C is the correct answer। याद रखने वाली बात है, ये सब याद रखना है, नहीं तो ये इसमें कोई लॉजिक नहीं लग रहा है। जो लॉजिक लग रहा है वो ये है कि जो लिक्विड्स जिनके बॉइलिंग पॉइंट हायर होते हैं और जो अपने बॉइलिंग पॉइंट से पहले ही डिकम्पोज होने लगते हैं, उनके लिए हम यूज करते हैं टेक्निक vacuum distillation or distillation under reduced pressure, which method can be applied to separate mixture of camphor and benzoic acid। तो कैम्फर और बेंजोइक एसिड अभी बताया। सब्लिमेशन अभी ध्यान रखना है। सब्लिमेशन कौन सी टेक्निक यूज होती है? सब्लिमेशन। बोथ आर सबलाइम, दोनों सबलाइम करते हैं। applied to separate mixture of camphor and benzoic acid। तो देखो इसमें क्या मिस्टेक हो रहा था, मैंने कैम्फर और बेंजोइक एसिड को अलग अलग देखा, तो थोड़ा सा ध्यान रखना है। द मेथड इज यूज टू सेपरेट कैम्फर एंड बेंजोइक एसिड। तो कैम्फर के लिए इंडिविजुअली यूज होता है सब्लिमेशन, बेंजोइक एसिड के लिए भी इंडिविजुअली सब्लिमेशन यूज होता है, लेकिन इन दोनों का मिक्सचर है, इन दोनों का मिक्सचर है, मिक्सचर ऑफ कैम्फर एंड बेंजोइक एसिड। तो सब्लिमेशन से प्यूरिफाई नहीं हो पाएगा, क्योंकि सब्लाइम कर देंगे तो दोनों उड़ जाएंगे, फिर दोनों एक साथ सेटल होकर सॉलिड हो जाएंगे, तो अलग कैसे करेंगे? तो इट इज सेपरेटेड बाय केमिकल मेथड। इनको केमिकल्स के हेल्प से अलग अलग करेंगे। पहले इनको अलग अलग करने के लिए केमिकल मेथड यूज करेंगे। कौन सा मेथड यूज करेंगे? केमिकल मेथड यूज करेंगे। द सब्सटेंस विच कैन बी यूज्ड एज एडसॉर्बेंट। तो क्या क्या सब्सटेंस यूज करते हैं? कैल्शियम ऑक्साइड, मैग्नीशिया जेल, सिलिका जेल कॉमनली, और एल्यूमिना जेल, ये सब जेल फॉर्म में यूज होते हैं।
जो कि सॉलिडिफाई हो जाते हैं। तो यहां पे आंसर हो जाएगा अल्यूमिनाजल। ड्यूरिंग सोडियम एक्सट्रैक्ट प्रिपरेशन फॉर लैसेग्ने टेस्ट, अगर नाइट्रोजन एंड सल्फर आर प्रेजेंट, नाइट्रोजन और सल्फर दोनों प्रेजेंट है, तो Na प्लस N ऑर्गेनिक कंपाउंड तो नेचुरली है ही वो, C और साथ में S। तो Na SCN, NaSCN, अगर नाइट्रोजन और सल्फर दोनों प्रेजेंट है तो क्या कंपाउंड बनाएगा? NaSCN बनाएगा, NaSCN बनाएगा। इंडिविजुअल रहता है तो NaCN और Na2S बनाता है। द प्रेजेंस ऑफ कार्बन इन अनऑर्गेनिक कंपाउंड, तो कैसे बताया था मैंने आपको, कार्बन के प्रेजेंस को हम कैसे आइडेंटिफाई करते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड में? हीटेड विथ क्यूप्रिक ऑक्साइड, हीटेड विथ क्यूप्रिक ऑक्साइड। तो CO2 गैस इवॉल्व करेगा, CO2 गैस इवॉल्व करेगा, और इस CO2 गैस को क्या करते हैं फिर? लाइम वाटर के साथ ट्रीट करते हैं, लाइम वाटर के साथ ट्रीट करते हैं। तो CaCO3 बनने के कारण सॉल्यूशन जो होता है वो मिल्की वाइट हो जाता है। इससे हम इसको आइडेंटिफाई करते हैं। हीटिंग द कंपाउंड विथ क्यूप्रिक ऑक्साइड, हीटिंग द कंपाउंड विथ क्यूप्रिक ऑक्साइड, हीटिंग द कंपाउंड विथ क्यूप्रिक ऑक्साइड। फ्रेशली प्रिपेयर्ड सॉल्यूशन ऑफ सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड, sodium nitroproside added to the sodium, freshly prepared solution of sodium nitroproside is added to the sodium, appearance of deep violet color। अच्छा, नाइट्रोप्रोसाइड का सॉल्यूशन है, सोडियम के साथ ऐड करेंगे उसको, तो सोडियम के साथ ऐड करेंगे तो क्या बनाएगा? जिसका अपीयरेंस ऑफ डीप ब्लू कलर, डीप वॉयलेट कलर। तो डीप वॉयलेट कलर किसके कारण आता है? डीप वॉयलेट कलर आता है डीप वॉयलेट कलर Na2S, सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड Na2FeCN(5NO), सल्फर को ले लेता है तो क्या बन जाता है? Na2NA4FeCN(5NOS), सोडियम थायो नाइट्रोप्रोसाइड, सोडियम थायो नाइट्रोप्रोसाइड। डीप वॉयलेट कलर आ रहा है, इंडिकेट किसको करेगा? प्रेजेंस ऑफ सल्फर। सोडियम थायो नाइट्रोप्रोसाइड का बनना, जिसके कारण डीप वॉयलेट कलर आता है, वो इंडिकेट करेगा प्रेजेंस ऑफ सल्फर को। विच वन ऑफ द कंपाउंड विल नॉट गिव व्हाइट प्रेसिपिटेट विद AgNO3? आंसर होगा CCl4, बिकॉज it is perfectly covalent compound। तो AgNO3 इसका क्लोरीन नहीं निकाल पाएगा।
In Duma method, 0.52 gram of organic compound on combustion give 68.6 ml of nitrogen at 27 degree centigrade at 756 mm। तो देखो 756 पर दिया है और हमें क्या निकालना होता है, एनटीपी पर निकालना होता है। किस पे, नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर पर निकालना होता है, एनटीपी पर हमें निकालना होता है। तो क्या हो जाएगा, वॉल्यूम निकालना पड़ेगा एनटीपी पर, P1 V1 बाय T1 इक्वल टू P2 V2 बाय T2, P1 V1 T1 बाय P2 V2 T2 से हम निकालेंगे वॉल्यूम एट एनटीपी, वॉल्यूम एट एनटीपी बाय 8 इंटू वेट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इंटू 100, हम ऐसा लिखते हैं इसमें, है ना। तो P1 कितना है, $756, V1 कितना है 68.6 और T1 कितना है 27 डिग्री, मतलब 300 केल्विन हो गया। P2 760, V2 हमें फाइंड आउट करना है, T2 273, तो फाइनली V2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये देख लो, ये यहां चले जाएगा 756 इंटू 68.6 इंटू 273 बाय 300 इंटू 760। $756 है ये, 756, तो 756 is multiplied by 68.6 into 273 divided by 300 divided by 760, तो 62.097 आ गया। 62.097 is the V2, is the volume, 62.09, V2 is there 62.09। अब कैसे जाएंगे, तो परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन, वॉल्यूम ऑफ नाइट्रोजन एट एनटीपी 09 बाय 8 इंटू वेट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड कितना है 0.52, ये फॉर्मूला है डूमा प्रोसेस से आगे जाने का फॉर्मूला है। ये फॉर्मूले याद नहीं होंगे तो क्वेश्चन नहीं बनेगा, ये मैंने पहले भी कहा है। 62.09 डिवाइडेड बाय 8 डिवाइडेड बाय 0.52, आंसर आएगा 14.92%। This one is approximately closer. तो सबसे पहले एनटीपी पर वॉल्यूम निकाला नाइट्रोजन का, फिर उसके बाद परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन का फॉर्मूला लगाया, वॉल्यूम ऑफ नाइट्रोजन एट एनटीपी बाय 8 इंटू वेट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। नाउ इन ज़ाल्डाल मेथड, ये दोनों मेथड जो है नाइट्रोजन के प्यूरिफिकेशन के लिए यूज होते हैं, ड्यूमा और ज़ाल्डाल। इन ज़ाल्डाल मेथड of estimation of nitrogen gas is quantitatively converted into ammonium sulfate. It is then treated with the standard solution of alkali
the nitrogen which is present, the nitrogen which is present is estimated as, तो किस गैस के कारण अमोनियम सल्फेट को अल्काली से ट्रीट करोगे तो कौन सी गैस निकालेगा, ये पूछा है। तो द गैस which is used to estimate is ammonia. In Carius method, estimation of halogens of 0.15 gram of organic compound give 0.12 gram of AgBr. परसेंटेज ऑफ ब्रोमीन निकालना है, तो सीधा सीधा फॉर्मूला है परसेंटेज ऑफ ब्रोमीन इक्वल टू परसेंटेज ऑफ ब्रोमीन इक्वल टू 80 upon 188, 80 upon 188 into weight of AgBr by weight of organic compound into 100. स्ट्रेट थ्रू फॉर्मूला बेस क्वेश्चन है। 80 upon 188 AgBr का वेट होता है 188 इंटू वेट ऑफ AgBr 0.15 ग्राम ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, तो कितना आ गया 0.15 ग्राम ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इंटू 100 इज द कैलकुलेशन। So this is 80 into 0.12 into 100 divided by 188 and then divided by 0.15, exactly 34% के आसपास, 34 point something, 34.042, we'll concede 34%. .18 ग्राम ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, अगेन सीधा फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। सल्फर, तो सल्फर का फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, सल्फर का एस्टिमेशन का फॉर्मूला याद होगा तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। 32 upon 233, 32 by 233 into weight of BaSO4 produced by weight of organic compound into 100 is the formula. तो 32 by 233 ये तो फॉर्मूले का हिस्सा हो गया। वेट ऑफ BaSO4 देखो प्रोड्यूस 1.02 और वेट ऑर्गेनिक कंपाउंड का कितना है 2.18 इंटू 100। (32 into 1.02 into 100) ये आ गया 3264 डिवाइडेड बाय 233 then divided by 2.18 and the question is 6.42. Answer is 6.42. Next, again the formula based question. 1.6 gram of an organic compound gave 2.6 gram of magnesium phosphorite. Okay, परसेंटेज ऑफ फास्फोरस, तो परसेंटेज ऑफ फास्फोरस का फॉर्मूला है 62 by 62 is the weight of 62 by 222 into weight of Mg2P2O7 by weight of organic compound into 100. This is the calculation.
तो ये हो जाएगा आपके पास 62 इंटू 2.6 इंटू 100 divided by 222, then divided by 1.6, 45.38. 45.38 is the answer for this question. And this is all about MPQs related with this unit. Or all the best also. All the best. Subham Bhavatu. All the best.